नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्पर्श द्वारा दिसंबर के महीने का पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। बहुत सारे पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल चुका है, कुछ पेंशनर्स को अभी भी मैसेज नहीं मिला है। लेकिन जिनको भी मैसेज नहीं मिला है, आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट सही समय से सबमिट किया गया है और लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के अंदर अपडेट हो चुका है, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बेशक आपको मैसेज ना मिले, आपको दिसंबर महीने का पेंशन समय से मिल जाएगा। लेकिन जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन नहीं हुआ है या सबमिशन करने के बाद भी रिजेक्ट हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है स्पर्श में, उनको चिंतित होने की जरूरत है। क्योंकि नवंबर का महीने का अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट था तो नवंबर का पेंशन तो आपको मिल गया, लेकिन दिसंबर का पेंशन रुक सकता है। इस बात को जरूर अपने जहन में बिठा लीजिएगा। और अभी भी अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही सबमिशन या स्पर्श के अंदर अपडेट नहीं हुआ है तो जरूर चेक कीजिएगा। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों, दिसंबर महीने का पेंशन से पहले स्पर्श द्वारा 84,031 रुपए का 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान हुआ है। इसका मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना बचा हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन अगर देरी से आता है तो पेंशनर या कर्मचारियों को किन चीजों का नुकसान होगा, कितना तक का कैसे नुकसान होगा, इसके बारे में भी आगे एक रिपोर्ट दिखा के जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा यह एक स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए जो पाबंदी थी उसमें कुछ ढील दे दी गई है। किन किन एप्लीकेशंस या किन किन वेबसाइट्स में कैसे इस्तेमाल करना है उसकी एक हिदायत जारी की गई है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको याद होगा, आज से लगभग 8-10 महीने पहले की बात है, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ का एक केस था जिसमें पुलिस वालों ने बेरहमी से उनकी पिटाई और उनके बच्चे की पिटाई की थी। जो मामला सोशल मीडिया और मीडिया में अच्छी तरीके से उछला था, उसको लेकर के केस अल्टीमेटली आखिर में सीबीआई के पास चला गया था दोस्तों। अब उस केस पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे में उनसे मेरा आग्रह है कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। उसके बाद आगे फिर वीडियोस आप कंटिन्यूअसली देखते रहें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, स्वागत योग्य कदम, फौज का फौजियों के सोशल मीडिया को रोक है उसमें ढील दी गई है। जी हां, फौज की तरफ से यह ढील दे दी गई है। आप सबको पता है, कई सारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से फौज को सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए पाबंदियां लगाई गई थी। अब उनमें से कुछ सोशल मीडिया को देखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए ढील दे दी गई है। ये सामने आप जो ब्यौरा देख पा रहे हैं, एक बकायदा लेटर जारी हुआ है। लेटर में आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें जो बातें कही गई है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से एप्लीकेशन फौजी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो है वीडियोस देख सकते हैं या कोई भी डाटा अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले स्काइप जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, टेलीग्राम और सिग्नल, इन चारों के चारों एप्लीकेशन में एक्सचेंज ऑफ अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जनरल नेचर ऑब्लिक कंटेंट्स परमिटेड, यानी कि जो अनक्लासिफाइड मैटर होते हैं, नॉर्मल मैटर होते हैं, जनरल नेचर के जो मैटर होते हैं या कंटेंट होते हैं, उनको वो एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। कंटेंट्स टू बी एक्सचेंज्ड ओनली विथ नोन पर्संस, यानी कि जिनको आप जानते हैं केवल उनको ही अपने कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन है वो भेजें। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइंग ऑफ द रिसिपिएंट लाइज विद द यूजर, यानी कि किसको आप भेज रहे हैं उसको उसकी पहचान जो है आपकी जिम्मेवारी है, यह कहा गया है। आगे यूट्यूब, उसके बाद एक्स यानी कि ट्विटर, कोरा और इंस्टाग्राम, ओनली पैसिव पार्टिसिपेशन टू ऑब्टेन नॉलेज इंफॉर्मेशन परमिटेड, यानी कि यूट्यूब में, ट्विटर में, कोरा में या इंस्टाग्राम में आप केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आप देखने के लिए, केवल व्यूअर के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, मैसेजेस एक्सेट्रा नॉट परमिटेड, यानी कि आपको कोई वीडियो या ऐसा कोई कंटेंट वगैरह, लेटर वगैरह अपलोड करना अलाउड नहीं है। ये फौजियों के लिए दोस्तों। आगे लिंक्ड इन के ऊपर भी है, लेकिन इसके लिए स्पेशल जो है परमिशन लेना पड़ेगा। तो लिंक्ड इन में अगर कोई अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करना चाहता है तो स्पेशल परमिशन लेने के बाद ही वो कर सकते हैं, डीजीएमआई का परमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक एडिशनल नोट भी है, इन एडिशन persons are advised not to access use generic sites, those with
cracked pirated software, free Mobi, torrent and VPN software and web proxies, anonymized websites, chat rooms and file transfer sites. The cloud data storing site may also be used with एक्सट्रीम कॉशन। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कई सारे हिदायतें बरतने के बाद ही कर सकते हैं। हालांकि पहले बिल्कुल इस्तेमाल में ही रोक था, कुछ जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, जिसको अब ढील दे दी गई है कि कम से कम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, देखने के लिए अब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। जैसे जैसे चीजें सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें जैसे मजबूत होती जाएंगी और भी कई सारे बदलाव ऐसे चीजों में आती रहेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू न करने से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, समझें। जी हां दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग अगर जनवरी 2026 से लागू नहीं होता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, किन भत्तों में नुकसान हो सकता है, उसको लेकर एक छोटा सा रिपोर्ट है, उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, ये नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अगर 8वां पे कमीशन से देरी से आता है पे कमीशन तो किसको कितना नुकसान होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। नवभारत टाइम्स का ये रिपोर्ट है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर यानी बकाया राशि की गणना कब से लागू होगी, लेकिन पिछले रुझानों को देखें तो यह आमतौर पर पुराने आयोग के खत्म होने के अगले दिन से ही शुरू होता है। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। जानकारों का मानना है कि इसकी सिफारिशों को लागू करने में 6 महीने और लग सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा डूबेगा, और अगर हां तो कितना नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुख्य भत्ते महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता वगैरह भी शामिल होते हैं। टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म और सीए जैसे भत्ते फिक्स होते हैं और ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करते हैं। वेतन आयोग में ये भत्ते रिवाइज तो होते हैं, लेकिन कर्मचारियों को इनका एरियर नहीं मिलता। उन्हें एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी, मूल वेतन का ही मिलता है। किन भत्तों का एरियर नहीं मिलता है? महंगाई भत्ता 1 नंबर में, तो महंगाई भत्ता दोस्तों, क्योंकि महंगाई भत्ता 8वां पे कमीशन के हिसाब से आगे तब मिलेगा जब 8वां पे कमीशन में महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाएगा और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि शुरू में महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी महंगाई भत्ता दिसंबर 2025 तक बनेगा उसको मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक में। इस वजह से महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ बताया गया। आगे हाउस रेंट अलाउंस, दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस का भी एरियर नहीं मिलेगा, ऐसा इस खबर में बताया गया। और 7वें वेतन आयोग में एचआरए के रेट केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उस शहर के हिसाब से एचआरए देती है जहां वे रहते हैं। शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया। यानी कि दोस्तों मूलतः अगर बताएं तो डीए का और साथ ही साथ एचआरए जैसे कुछ अलाउंसेस हैं उनका जो है एरियर नहीं मिलेगा, ऐसा इस खबर में बताया गया है। अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, दिसंबर पेंशन से पहले पेंशनर के खाते में आए पीसीडीए के सर्कुलर 568 का एरियर 84,031 रुपए स्पर्श से। जी हां दोस्तों, स्पर्श द्वारा अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में 84,031 रुपए का भुगतान किया गया है, वो भी 568 सर्कुलर का एरियर। दोस्तों 568 सर्कुलर जो 13 अक्टूबर 2016 को निकाला गया था, और यह सर्कुलर लागू है 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए, ऑनरेरी न्याय सुधार को छोड़ के, क्योंकि ऑनरेरी न्याय सुधार के लिए बाद में 631 सर्कुलर निकाला गया था, वो उनके लिए लागू है। लेकिन 568 सर्कुलर उनको छोड़ के बाकी रैंक के सभी जितने भी सर्विस पेंशनर है या फैमिली पेंशनर जो एनहांस रेट का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या नॉर्मल रेट का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेते हैं, उनके लिए लागू था। तो इसको लेकर के कुछ लेटर्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला कि हमें 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला, तब पीसीडीए ने ये लेटर बना के सीपीपीसी को भेजा, और ये जनवरी 2025 में भेजा गया लेटर। दोस्तों देखिए, लगभग 1 साल होने के बाद ही पेंशनर को एरियर मिल पाया। इसका मतलब है आपको धैर्य रखना जरूरी है। अब देखिए, जब पेंशनर का ग्रीवेंस जाने के बाद पीसीडीए ने ये लेटर सीपीपीसी को भेजा कि पेंशनर का ये शिकायत है कि उनको 568 सर्कुलर जो 13 अक्टूबर 2016 का सर्कुलर है, उस सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, और अगर आपने ये भुगतान नहीं किया तो आप छानबीन करें और कैलकुलेशन से ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट हमें भेजें,
ताकि हम अपनी तरफ से भुगतान कर सकें। तो ये लेटर देखिए, जनवरी के महीने में ही ये लेटर पहुंच गया था सीपीपीसी को, सीपीपीसी का स्टैंप लगा हुआ ये लेटर है। लेटर निकला था पीसीडीए से। अब इस लेटर के मिलने के बाद दोस्तों सीपीपीसी ने अपना काम किया और ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जनवरी के महीने में ही बना दिया था। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जनवरी के महीने में ही बना करके 84,031 रुपए का एरियर का भुगतान करने के लिए पीसीडीए को बता दिया था। सीपीपीसी ने ये बोला कि हमने 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं किया, जिसका टोटल हमने कैलकुलेशन करके 84,031 रुपए निकाला है। अब इसका भुगतान आप कर दीजिए। ये सीपीपीसी द्वारा पीसीडीए को बोला गया और ये लेटर भी दोस्तों जनवरी के महीने में ही भेज दिया गया था स्पर्श को, पीसीडीए को। अब इसके बाद दोस्तों लगभग 1 साल का समय लग गया। उसके आगे कई बार ग्रीवेंस रिमाइंडर वगैरह डालने के बाद अब इस अमाउंट का भुगतान दोस्तों कर दिया गया। अब देखिए उसका कैलकुलेशन शीट भी है, ये देखिए इस तरीके से जनवरी 2006 से लेके पूरा कैलकुलेशन किया गया और आखिर में आप देख पा रहे हैं 84,031 रुपए का ये टोटल जो है एरियर बनाया गया, जिसका भुगतान अभी दिसंबर के महीने में हो गया। देखिए दिसंबर 2025 के महीने में 84,031 रुपए का स्पर्श द्वारा भुगतान भी हो गया और ये पेंशन स्लिप भी जारी कर दिया गया, जो आप देख पा रहे हैं। यानी कि 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान होने के लिए अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं, तो उनको जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों 568 सर्कुलर का एलिजिबिलिटी को समझने के लिए आपको एक टेबल समझा रहा हूं। दोस्तों आप अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं, यानी कि आप अगर 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले के कभी के भी रिटायरी हैं और आपको अगर 2016 में निकला हुआ 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, ऑनरेरी नायब सुधार को छोड़ के, क्योंकि ऑनरेरी नायब सुधार के लिए बाद में 631 सर्कुलर निकल गया था और उनके लिए और उनके फैमिली पेंशनर के लिए 631 सर्कुलर फायदेमंद है, लेकिन बाकी पेंशनर्स के लिए ये सर्कुलर 568 जिसका आप भुगतान अगर आपको नहीं हुआ है तो अभी भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक्स ग्रुप वाला है, ये वाई ग्रुप वाला है, ये जेड ग्रुप वाला है। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं, ये पहला आर्मी वाला टेबल है दोस्तों। आप अगर सिपाही रैंक के पेंशनर हैं, 2006 से पहले के रिटायरी हैं, आपका अगर वाई ग्रुप है और आपका जो नॉर्मल अगर सर्विस पेंशन 5,125 रुपए नहीं दिया गया, आपको इस रेट में नहीं दिया गया जनवरी 2006 से लेकर जून 2009 तक, तो आपका 568 सर्कुलर का एरियर बनता है। वहीं अगर नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं तो 3500 रुपए अगर आपको नहीं दिया गया तो ये आपका बनता है एरियर। उसी हिसाब से आगे रैंक वाइज नायक, हवलदार, नायब सुधार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन तक का भी यहाँ पर आंकड़ा है। इसका मतलब है अगर आपका पेंशन जनवरी 2006 से जून 2009 के बीच में आपका रैंक के हिसाब से, इस वाले आंकड़े के हिसाब से, एक्स वाई जेड ग्रुप के हिसाब से, इस वाले आंकड़े के हिसाब से नहीं भुगतान हुआ है तो आपको ग्रीवेंस डालना है अगर एरियर आगे जाके नहीं मिला है तो। ये आर्मी का टेबल है, ये एयरफोर्स का टेबल है और ये नेवी का टेबल है। आप अपने रैंक के हिसाब से आगे पेंशन देख सकते हैं पे ग्रुप के हिसाब से। ये वाला पेंशन सर्विस पेंशनर या एनहांस रेट में फैमिली पेंशनर लेने वाले पेंशनर का है और ये वाला नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर का टेबल है। तो आपने देखा नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का टेबल। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर को ये एरियर मिल चुका है। इसका मतलब यही बनता है कि आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, पुराने पेंशनर्स छूटे हुए हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। आपको 2016 अक्टूबर से लेके 2017 के आखिर तक का लगभग ये 15-16 महीने का आपने बैंक स्टेटमेंट चेक करना है। अगर आपको 568 सर्कुलर या डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस वाला सर्कुलर, दोनों सर्कुलर सेम है, उसी को डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कहा जाता है। अगर इस सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, अगर एंट्री नहीं है तो आपने क्लेम करना है, लेकिन एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 2006 से पहले का रिटायरी होना जरूरी है। अब जिन पेंशनर को यह भुगतान हुआ है उनका बच्चे का जो वीडियो संदेश है उसको सुन लीजिए। नमस्कार, मैं अभिजीत रॉय पश्चिम बंगाल से। मेरा माताजी का 568 का एरियर का जो पैसा है वो 2016 में नहीं मिला था। मेरे पिताजी का 2016 में देहांत हो गया था। उसके बाद 560 एरियर का जो मैटर है वो मेरे को कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैंने यूट्यूब में सैनिक पाठशाला की जो चैनल है उसको देखना, उसका वीडियो देखना शुरू किया। उसके बाद मेरे को पता चला कि 568 का एरिया के बारे में। उसके बाद मैंने मेरे जो माताजी का पासबुक है वो पासबुक चेक किया तो देखा कि 2016 में कोई एरिया क्रेडिट नहीं हुआ था। उसके बाद सर की मदद से मैंने पहले सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला और तकरीबन 1 साल की कोशिशों के बाद 2025 के दिसंबर के 5 तारीख को
84,031 रुपीज़ का जो एरियर है वो क्रेडिट हो गया है। तो मैं सैनिक पाठशाला से इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। और जो भी व्यूअर्स है वो सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और सर के साथ बने रहिए। सर इसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं करते। तो धन्यवाद, सैनिक पाठशाला को मैं दिल से धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, सटीक जानकारी ही आपको सही फायदा दिला सकती है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कर्नल साहब के पिटाई के मामले में सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। देखें किनको बनाया गया है दोषी। जी हां दोस्तों, आप सबको याद होगा, आज से लगभग 8-10 महीने पहले की बात है, जब एक कर्नल साहब की पिटाई कर दी गई थी पुलिस द्वारा। यह मामला उछला था सोशल मीडिया में भी, मीडिया में भी, और कई बार आर्मी और पुलिस महकमे में बातचीत भी चली थी, जो बाद में पुलिस को केस सौंपा गया था। पंजाब पुलिस से ट्रांसफर करके चंडीगढ़ पुलिस को दिया गया। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा इंटरफेयर करते हुए जब ढिलाई देखी गई तो उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। अब सीबीआई द्वारा इस केस पर चार्जशीट दायर कर दी गई है दोस्तों। जो रिपोर्ट सामने आया उसको देखते हैं। दोस्तों आप सब शायद नहीं भूले होंगे कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ का जो मामला था, जिसमें पुलिस वालों ने मिलकर के उनके और उनके बच्चे की बेरहमी से पिटाई की थी। वो केस चला था और अब इस केस पर सीबीआई के पास जो केस सौंपा गया था, सीबीआई ने अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया है। कर्नल पर हमला मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आप यहाँ पर डिटेल्स खबर देख पा रहे हैं। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ मारपीट के मामले में सीबीआई ने 4 पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह मामला पार्किंग विवाद से जुड़ा है, जिसमें कर्नल का हाथ टूट गया और उनके बेटे को सिर पर चोट आई थी। तो देखिए दोस्तों, पटियाला में कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट से जुड़ा मामला चंडीगढ़ एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने पटियाला में सेवानिवृत्त कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ पर हमले के आरोप में पंजाब पुलिस के 4 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सूत्र के अनुसार इसमें रानी सिंह समेत 4 निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जुलाई में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने पार्किंग विवाद में कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप है। इसमें कर्नल का हाथ टूट गया था, जबकि उनके बेटे को सिर पर चोट आई थी। तो आप सबने देखा दोस्तों, चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब हम आस करते हैं कि इस इशू के ऊपर एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, ताकि आने वाले समय में कभी भी कोई पुलिस वाले या कोई भी अगर फौजी या पूर्व फौजी के खिलाफ किसी इसी तरीके का अगर बर्ताव करने की कोशिश भी करें, तो ये जो पनिशमेंट्स हैं ये एग्जाम्पलरी हों, ताकि आगे से इस तरीके की घटनाओं में रोकथाम हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।